अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 का कहकशां हिस्सा दोम का सब्जेक्टिव सवाल और जवाब। यानी कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आप बताइए के अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए, उसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू जो है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसको यानी इसके बाद उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको खबर दे देना चाहता हूँ कि तकरीबन आपकी क्लासें और आपका जो कुछ दिनों तक आपका क्लास एब्सेंट रहा, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी है इस बात का कि अगर बीच में क्लासें नहीं रुकती तो फिर कहें तो तकरीबन 100 प्लस यानी कि 125 के करीब करीब आपका यानी किताब के अंदर हो गया रहता, ठीक है ना। तो मैं पहले भी आपको बता दिया था कि जब कभी आपकी क्लासें अगर रुकती है, आपका क्लास अगर बंद रहता है, तो किसी उज़्र शदीद ही की बिना पर आपके क्लासें बंद रहेंगी, ठीक है ना। और अभी जो है मेरे घर के अंदर क्या हो रहा था, काम चल रहा था, घर का काम चल रहा था, ठीक है ना। यानी कि घर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी क्लासें जो थी वो कुछ दिनों के लिए बंद थी, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह आज से क्लासें आपकी कंटिन्यू दी जाएगी। आपके क्लासें कहते हैं ना, आपको मुकम्मल पढ़ा कर दिया जाएगा, बीच में छोड़कर नहीं भागा जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं और वो घबरा जाते हैं। देखिए, आप अपनी किताब के अंदर भी देखेंगे तकरीबन इसमें कह लिया जाए 100 के करीब करीब हो चुका है, यानी कि तकरीबन 100 सफ़ा हो चुका है। 200 सफ़ा कितने की है ये, 250 सफ़े की ये किताब है। कोई चैप्टर तो ऐसा होता है जो तकरीबन 10 सफ़ा, 14 सफ़ा, 15 सफ़ा का होता है, तो वो एक दिन के अंदर में ही पढ़ा दिया जाता है। तो जो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि अगस्त के आखिर माह तक, कब तक कह लीजिए कि अगस्त, ठीक है ना, अगस्त के आखिर माह तक इंशाल्लाह आपकी क्लासें जो है वो उर्दू की मुकम्मल हो जाएगी। चूँकि अगस्त के बाद नवंबर से मेरा कुछ और काम है, किसी और चीज़ के अंदर मुझे लगना है। तो हम जो सिलेबस लेके चल रहे हैं और जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह उस वक्त तक सारी की सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल पढ़ा दी जाएगी, समझ रहे ना। बस सिर्फ ये बचेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो वो तो आखिर तक चलता रहेगा ताकि आपका गाहे बगाहे रिविजन होता रहे, समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल ये बातें थी, इब्तिदाई बातें थी, जिसको हमने आप तक पहुंचा देना मुनासिब समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप घबराइए मत, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हर पल हर वक्त हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का सबक हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर में आप जिक्र किया गया है गुब्बारे खातिर किस ज़माने की तख्लीक है। क्या जिक्र किया बाबू? गुब्बारे खातिर किस ज़माने की तख्लीक है। यानी कि जो आप पढ़े हैं गुब्बारे खातिर, जो इनका इसके लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये जो खतूत है, तो इसके राइटर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो अभी माकबल वाले सबक के अंदर आपने पढ़ा था। तो ये कह रहे हैं किस ज़माने की तख्लीक, किस ज़माने के अंदर इसको लिखा गया और इसको शाये किया गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया गुब्बारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक जब चली थी। भारत छोड़ो तहरीक, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा देश जो है वो, जैसे कि अभी पाकिस्तान जो है वो बाद में चलकर वो क्या हुआ, वो अपना एक अलग से मुस्तकिल देश बना। और फिर उसके बाद उसकी तहरीक जो शुरू हुई थी वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ पे यानी उसके अंदर शरीक थे, मौजूद थे, समझ रहे हैं। जब आप इतिहास और तारीख का मुताला करेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ों की मालूमात आपको खुद ब खुद हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ कहते हैं गुब्बारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक 1942 ईस्वी की ज़माने की है, समझ रहे हैं ना। यानी कि 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो तहरीक जब चली थी, तो उसी ज़माने की तख्लीक है कौन? गुब्बारे खातिर, समझ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 2 कहता है गुब्बारे खातिर में कितने खतूत हैं। तो उसके जवाब में जिक्र किया कुल 24 खतूत है। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी आप पढ़ लिए हैं कि उसके अंदर कितने खतूत है, 24 खतूत है, 24 खत उसके अंदर लिखे गए हैं। सवाल नंबर 3 कहता है सिद्दीक़ मुकर्रम कौन थे।
तो उसके जवाब में जिक्र किया कि सिद्दीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। समझ रहे ना, यानी कि सिद्दीक़ मुकर्रम ये साहब कौन है, इनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो हबीबुर रहमान खान शिरवानी है, जो कौन थे, इनके दोस्त थे। किनके? मौलाना अबुल कलाम आजाद के ये दोस्त थे। समझ रहे हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि इन्हीं के नाम से इन्होंने खत लिखा था, और ये पहला कहते हैं ना खतूत का मजमूआ था जो जिसके नाम से खत लिखा जा रहा है ना, तो उस तक न पहुंचे और उस तक न पहुंचने से पहले दुनिया देख सके। समझ रहे हैं ना, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब सिद्दीक़ मुकर्रम यानी कि हबीबुर रहमान खान साहब को जो खतूत लिखे थे, तो इन तक तो खत पहुंचा तो नहीं था, लेकिन उससे पहले इनका मिजाज बन गया कि इसको शाये करके दुनिया के लोगों के सामने यानी अवामुन नास के सामने क्या किया जाए, इसको भेज दिया जाए। समझ रहे ना। और ये गुबारे खातिर जो लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो उसके अंदर आप देखेंगे कहीं भी इस अंदाज से और इस तरतीब से उन्होंने लिखा है कि इसी से पता चल जाता है कि वो कितने पढ़े लिखे इंसान थे। समझ रहे ना, चूंकि कहीं भी उनका नाम जिक्र नहीं किया जाता है, कहीं भी उनका नाम नहीं जिक्र किया जाता है, कहीं उनका नाम बयान नहीं किया जाता है, और कहीं ना कहीं तशबीह से इशारतन ये बातें मालूम होती है, बातें पता चलती है कि ये जो खतूत जो लिखे जा रहे हैं वो किनको लिखा जा रहा है, हबीबुर रहमान खान साहब को लिखा जा रहा है। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो बहरहाल ये रहा सिद्दीक़ मुकर्रम कौन थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया सिद्दीक़ मुकर्रम साहब जो थे हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। सवाल नंबर 4 कहता है गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए, यानी गुबारे खातिर के खतूत जो थे, इसके बोले ना 24 खतूत है। समझ रहे ना, तो ये किस जेल में लिखे गए, तो किले अहमदनगर के जेल में लिखे गए थे। किले अहमदनगर के जेल में जब इनको डाला गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद को, तो वहीं पे ये क्या किया गया था, खतूत लिखा गया था। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 5 कहता है मौलाना आजाद की 3 किताबों का नाम बताइए, तो उसके जवाब में जिक्र किया गुबारे खातिर, इंडिया वंस फ्रीडम, तीसरे नंबर पर तर्जमानुल कुरान। क्या है? तर्जमानुल कुरान। ये इनकी 3 किताबों का नाम जिक्र किया गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए। क्या सवाल किया गया कि मौलाना आजाद साहब की जो पैदाइश हुई वो किस मुल्क में हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया सऊदी अरब में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? सऊदी अरब के अंदर पैदा हुए थे। फिर उसके बाद इनके अपने आबा अजदाद के साथ कहाँ चले आए, हिंदुस्तान के अंदर चले आए, और वहीं पे ये रहे भी। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि मौलाना आजाद के सारे वफात क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1957 ईस्वी में वफात हुए थे। कब हुए थे? 1957 ईस्वी में, यानी कि कह लीजिए 1947 ईस्वी में हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसके 10 साल के बाद इनकी क्या हो गई, वफात हो गई। इस दुनिया से ये चल बसे। सवाल नंबर 8 कहता है मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए, यानी कि आपने पढ़ा कि बहुत छोटी उम्र के अंदर ये कांग्रेस के सदर भी हुए, और वहां पे इन्होंने अपना जो काम अंजाम दिया वो आला पैमाने तक इन्होंने अपना काम अंजाम दिया था। समझ रहे हैं। तो 35 साल की उम्र में, कितने में? 35 साल की उम्र में, जबकि लीडर बनते बनते सदर वगैरह मुंतखब होते होते काफी अरसा गुजर जाता है, काफी उम्रें बीत जाती है। समझ रहे हैं ना। ये चूंकि ये छोटी सी बात नहीं होती, छोटा सा ओहदा नहीं होता, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है, हर कोई उसके लायक भी नहीं होता है। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 9 कहता है मौलाना आजाद के 3 अखबार के नाम बताए, तो उसके जवाब में जिक्र किया लिसान सिद्क, अल बलाग, अल हिलाल। ये 3 उनका अखबार था। ये 3 ये अखबार निकाले थे जिनका नाम यहाँ पे जिक्र किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे अखबार इनके शाये हुए, बट यहाँ पे जो आपके सवाल के अंदर जो पूछा गया है उनमें से 3 का नाम पूछा गया, 3 को यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। सवाल नंबर 10 कहता है मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया वो चीन की चाय पीते थे। और यहाँ पे चीन की चाय के बारे में थोड़ी सी वहाँ गुफ्तगू भी इन्होंने की है कि चीन की चाय कैसी थी, और हमारे हिंदुस्तान के लोग जो चाय पीते हैं वो कैसी चाय पीते हैं। समझ रहे ना। वो वाकई में चीन की चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं, या कि वो धोखे में है, ये किस तरह की चाय पीते हैं, आपने सारी की सारी बातें चैप्टर के अंदर जो पढ़ाया गया था आपने वहाँ पे पढ़ लिया। समझ रहे ना। तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर तकरीबन कितने 10 सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब को हल करा दिया गया। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को हम देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। इसके अंदर आप पहला सवाल देखेंगे बाबू, तो इसके अंदर पहला सवाल ये दिया गया है, मौलाना आज़ाद की नसर निगारी की खसूसियत बयान कीजिए। क्या कहा? मौलाना आज़ाद की नसर निगारी की खसूसियत बयान कीजिए। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया, मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदां या ख़तीब नहीं थे। समझ रहे ना, सियासतदां या ख़तीब नहीं थे। उन्होंने मुतअद्दिद तसानीफ़ यादगारें छोड़ी। तर्जमानुल कुरान और गुबार खातिर उनकी ऐसी नसरी तसनीफ़ात है जिनकी बुनियाद पर मौलाना आज़ाद एक साहिब तर्ज निगार तस्लीम किए जाते हैं, नसर निगार तस्लीम किए जाते हैं। यानी कि ये जो किताबें लिखें और जो खतूत जो इन्होंने लिखा, तो उससे ये अंदाज़ा लगता है, ये पता चलता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे वो साहिब तर्ज नसर निगार भी माने जाते थे। समझ रहे हैं? उनके खतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हो चुके हैं जो उनकी नसर निगारी के बेहतरीन नमूने हैं। उनके खतूत की ज़बान पर अगर गौर कीजिए तो क्या कहा, गौर कीजिए तो उसके नसर की दिलकशी और दिल आवेज़ी हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किए बगैर नहीं रखती। यानी कि जो भी उनका लिखा हुआ कलाम है, जो भी उनका लिखा हुआ नसर है, जो भी खतूत अगर वगैरह है, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए और खूब बेहतरीन तरीके से अगर उसको सोचा जाए, तो वो अपनी तरफ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपने तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है। अल्फाज सादा है जिसमें अरबी अल्फाज व तराकीब से गुरेज की आमदन कोशिश की गई है। यानी कि जानबूझकर कोशिश की गई है, अरबी वगैरह के अल्फाज वगैरह उसके अंदर नहीं डाला गया है। यही खूबी मौलाना आज़ाद की नसरी खसूसियात हैं। क्या है? नसरी खसूसियात की वजह यही है कि उन्होंने फिर क्या किया है, तराकीब अरबी अल्फाज तराकीब से क्या की है, बिल्कुल ये गुरेज की आमदन कोशिश की है, यानी जानबूझकर ये कोशिश की है। तो ये पहला सवाल है जिसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खसूसियात के बारे में बताया गया। सवाल नंबर 2 कहता है, मौलाना आज़ाद की हयात पर 100 अल्फाज में एक नोट तैयार कीजिए। क्या कीजिए? 100 अल्फाज पर। तो जाहिर सी बात है 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ऐसा नोट तैयार करना है जिसके अंदर मौलाना अबुल कलाम की हयात की मुख्तसर सा वक्त में मोटी मोटी बातों का इकट्ठा हो जाए, मोटी मोटी बातें वहाँ पे बयान कर दी जाए। तो देखिए यहाँ पे खुद बयान करते हैं साहिब किताब, कहते हैं कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई, जहाँ उनके वालिद मौलवी खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन और तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्श था। समझ रहे हैं ना? वह बचपन ही में अपने वालिद के साथ कलकत्ता आए। उनका मुस्तकिल क़याम कलकत्ता में ही हो गया, जहाँ इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद से हासिल की। 15 साल की उम्र में उन्होंने घर पर तलबा की एक जमात को दर्स देना शुरू कर दिया, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं। फिर सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाया और लिसान सिद्क़ वगैरह निकाला। फिर सियासत की तरफ कदम बढ़ाया और मरकज़ी मकाम हासिल कर लिया। उसके बाद कहते हैं तहरीक आज़ादी में बार बार जेल भी गए। मुल्क की आज़ादी के बाद नेहरू का बेना में वज़ीर तालीम बनाए गए। वज़ीर तालीम रहते हुए कई इनकलाबी इक़दामात किए और ओहदा पर रहते हुए ही फरवरी 1958 ईस्वी में मुख्तसर अदालत के बाद दाई अजल को लब्बैक कहा और जामे मस्जिद दिल्ली के सामने मदफून हुए। मतलब इस तरीके से उनकी हयात के मुतालिक 100 अल्फाज के करीब अल्फाज में क्या किए हैं, बयान किया गया है। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 3 आप देखें, कहते हैं कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तानियों को चाय को सयाल हलवा क्यों कहा है? तो उसके जवाब में जिक्र किया, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों को चाय को एक सयाल हलवा इसलिए कहा है कि वो चाय नोशी के मामले में बहुत ही आला ज़ौक़ वाक़े हुए थे। यानी कि चाय उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, चाय पीना वो पसंद करते थे। पहली बात तो ये कि वो चाय में दूध नहीं डालते थे बल्कि सादी चाय पीते थे। समझ रहे ना? दूसरी बात ये कि वो सादी चाय में चीनी बहुत कम डालते थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़रिए जब चाय का रिवाज हुआ तो उसमें दूध डालने की रिवायत चल पड़ी और चीनी की मिक़दार भी बढ़ा दी गई। रफ्ता रफ्ता एक तीसरी तब्दीली ये हुई कि चाय में दूध डालने के बजाय दूध में चाय डाले जाने लगा। समझिए, जैसा कि अभी बनता है, अभी आप देखते हैं। नतीजा ये निकला कि चाय का असली मकसद फौत हो गया। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सयाल हलवा कहा है। क्या कहा है?
सयाल हलवा यानी बह, सयाल के माना क्या होता है बाबू, बहने वाला, समझ रहे हैं, सयाल हलवा कहा है। सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप देख लें, 1 से 2 बार देख लेंगे तो, और इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो इससे फिर क्या होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस तरह के सवालात अगर एग्ज़ाम में से कहीं भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो बआसानी आप क्या कर सकते हैं, उसके जवाब देने के लायक हो जाएंगे। तो पहली बात कही, सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है आज़ाद ने अपनी पसंदीदा चाय की जो खुसूसियात बयान की है उन्हें इख्तिसार के साथ लिखिए। जवाब में जिक्र किया, मौलाना आज़ाद ने चाय के लिए अपनी पसंदीदा खुसूसियात जो बयान की है वह इस तरह के चाय पत्ती खालिश चीनी चाय हो, क्या हो, खालिश चीनी चाय हो, यानी चीन की चाय हो, यानी वो चाय पत्ती जिसकी पैदावार सिर्फ चीन में होती है। मौलाना आज़ाद के मुताबिक हिंदुस्तान या लंका में जो पैदावार चाय की होती है वो दरअसल नकली चाय की पत्ती है। दूसरी बात यह है कि चाय सादा होनी चाहिए, यानी उसमें दूध नहीं डाला जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि चाय में शक्कर बराए नाम डाला जाना चाहिए, बल्कि अगर शक्कर डाला ही ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे हैं ना। तो ये अपनी पसंदीदा चाय की खुसूसियात बयान की है, समझ रहे हैं ना। तो उन्हीं को इख्तिसार के साथ यहाँ पे बयान कर दिया गया है ना, मुख्तसरन बयान किया गया, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल के अहाते के किसी पुरानी कब्र को देखने के बाद किन कैफियत का इजहार किया है, यानी कि जेल के अहाते के अंदर, उसके ग्राउंड के अंदर जो इन्होंने पुरानी कब्र को देखे थे तो देखने के बाद कौन सी कैफियत का ये इजहार करते हैं, तो उसके बारे में बयान किया। जेल के अहाते में किसी पुरानी कब्र को देखकर मौलाना आज़ाद बहुत मुतासिर हुए थे। चुनांचे एक ख़त में ख़ुद फरमाते हैं कि जिस जेल में मैं कैद हूँ उसके अहाते में एक पुरानी कब्र से ये तो नहीं मालूम कि ये किसकी कब्र है, लेकिन सैकड़ों बार उस कब्र को देखने के बाद फितरी तौर पर उस कब्र पर और कब्र वाले से एक उनसियत सी पैदा हो गई है, समझ रहे ना। यानी कि पता ना उस कब्र की क्या खुसूसियत रही होगी, उस कब्र के अंदर क्या चीज़ें थी, क्या इनको चीज़ें पसंद आ गई जो इनको वहाँ से मोहब्बत, एक उनसियत सी पैदा हो गई इनके दिल में। अब तो उसे बार बार देखने को जी चाहता है। गुज़िश्ता शाम को जब मैंने उस खबर को देखा तो देखता ही रह गया और दाखिली कैफियत ये पैदा हुई कि एक अरब शाम मुतमम्मिम बिन नवेरा का अरबी मरसिया याद आ गया जो उसने अपने भाई मालिक बिन नवेरा की मौत पर लिखा था, समझ रहे ना। और ये जो क्या कहते हैं, ये अरबी जो अशार है, जो मरसिया जो है, जो क्या कहते हैं नवेरा की मौत पर जो ये उसके भाई ने जो लिखा था, तो अपने भाई मालिक बिन नवेरा की मौत पर, यानी कि अरब का जो शायर जो था मुतमम्मिम बिन नवेरा, ठीक, तो इसने अपने भाई मालिक बिन नवेरा की मौत पर जो मरसिया लिखा था, तो उस खबर को देखने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बयान करते हैं कि मुझे उसी का क्या कहते हैं वो मरसिया याद आ जाता है। और वो मरसिया आपकी किताब के अंदर जिक्र किया है, आप वहाँ से किताब के अंदर पढ़ लेंगे, अरबी के अंदर है, समझ रहे हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि तीसरे ख़त को पढ़ते हुए मौलाना आज़ाद के बेगम की कैसी शबिया उभरती है। तो जैसा देखते हैं कैसी शबिया उभरती है, यानी क्या उसके बारे में क्या कैफियत आपको पता चलता है। तो चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए, तो यहाँ देखते हैं तीसरे ख़त को पढ़ने के बाद मौलाना आज़ाद की अहलिया ज़ुलेखा बेगम की शख्सियत की जो तशबीह उभरती है वो इस तरह है कि ज़ुलेखा बेगम एक वफ़ादार, समझदार और सुलझी हुई खातून थी। क्या थी? एक समझदार और एक बहुत ही वफ़ादार खातून थी। वो बीवी की हैसियत क्या कहते हैं, वो बीवी की हैसियत से मौलाना आज़ाद को अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी। यानी कि वो इतनी अच्छी बीवी थी कि कभी भी उसके जहन में, उसके दिल में ये बातें नहीं आती कि हम क्या करें, अपने पति को यानी अपने शौहर को ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ पहुंचा सके। यहाँ तक कि बिस्तर अदालत पर रहती थी तो जेल में मौलाना आज़ाद को यही ख़त लिखती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तशवीश की बात नहीं है, यानी कि गौर व फिक्र करने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। वो मौलाना आज़ाद की सियासी मसरूफियात पर नज़र ज़रूर रखती थी, लेकिन इसमें कभी दखल नहीं देती थी, समझ रहे ना। यानी जो भी बातें होती थी तो सियासत के अंदर जब ये जुड़े हुए थे तो उसके ऊपर ये नज़र तो रखती थी, लेकिन उसके अंदर ये दखल अंदाज़ी नहीं किया करती थी।
यहाँ तक के कहा गया कि मौलाना के अकायद, क्या कहा गया, मौलाना के अकायद को, नज़रियात को भी उन्होंने बेला चूँ चरा कबूल कर लिया था। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो भी अकायद था और जो भी उनकी बातें थी, तो उसको भी उनकी अहलिया ने क्या कर लिया था, बेला उसके ऊपर कोई सवाल हो जवाब के वो क्या कर ली थी, उसको कबूल कर ली थी। तो ये होती है बीवी, जो वफ़ादार अगर बीवी मिल जाए तो फिर यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी दुनिया के अंदर भी जन्नत देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर वफ़ादार बीवी ना मिले तो फिर दुनिया के अंदर जहन्नम देखने को मिल जाता है। समझ रहे ना। बहरहाल इनकी बीवी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद और वफ़ादार बीवी थी। समझ रहे हैं। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो 6 सवाल दिए गए हैं उसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।